हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं दोस्त। यह उत्तर प्रदेश जीके का भाग 2 है। हमने भाग 1 का पिछले वीडियो में अध्ययन किया था दोस्त। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त। आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 20, डी 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो है वह है 18। मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी मैप उत्तर प्रदेश का यहाँ पर लगा दिया गया है। इसमें देखो दर्शाया गया है सभी मंडल, जैसे पहला सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ये टोटल 18 मंडल हैं दोस्त। जो हमारे उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। जो सबसे नया मंडल बनाया गया है वो हमारा है अलीगढ़ दोस्त। अलीगढ़ यानी कि 9वां। ये 9वां मंडल जो है हमारा, यहाँ पर भी देखिए है 9वां मंडल, ये हमारा अलीगढ़ है। सबसे नवगठित मंडल अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ए 25, बी 80, सी 55, डी 65। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटों की संख्या वो दोस्त 80 हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो यहाँ नकदी फसल की बात आ गई है दोस्त। तो फसल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है नकदी। तो जो खरीफ होता है दोस्त, यह जो है जून जुलाई के महीने में इसको लगाया जाता है। जून जुलाई में इसका रोपण किया जाता है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है खरीफ की। और रबी जो होता है यह अक्टूबर नवंबर में इसकी लगाया जाता है और अप्रैल में जाके इसकी कटाई होती है। और नकदी जो फसल होते हैं इसके अतिरिक्त, मतलब खरीफ और रबी के अतिरिक्त जो मौसम बचते हैं गर्मी में जो लगाए जाते हैं उसे नकदी फसल कहते हैं दोस्त। तो इसमें जो नकदी फसल है, हमारा तरबूज है नकदी फसल, ककड़ी है नकदी फसल, गन्ना है नकदी फसल। जबकि गेहूं जो है दोस्त ये रबी की फसल है, रबी की फसल है हमारा गेहूं। तो इसका जो सही जवाब हो जाए, उत्तर प्रदेश की बात किया है दोस्त, उत्तर प्रदेश में जो नकदी फसल है तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी गन्ना। जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है गेहूं, आलू और गन्ना के मामले में प्रथम स्थान पर, मतलब यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं, आलू और गन्ना का होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्त, गेहूं का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह गोरखपुर में होता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। ये देखिए गन्ने की खेती, इसी तरह की जाती है। तो ये जो गन्ना होता है उत्पादन में जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम है। भारत में, पूरे भारत में देखा जाए गन्ने का उत्पादन तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो इसका उत्तर बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें मैप के को देखना होगा, नक्शे को देखना होगा उत्तर प्रदेश का। तो नक्शा देखने के लिए नियम होता है, तो पहले हम नियम जान लेते हैं कि क्या नियम होता है। तो दिशा देखने के लिए जो ऊपर होता है दोस्त वो उत्तर दिशा होती है, नीचे जो होता है वो दक्षिण दिशा होती है, जो इधर होता है वो पूरब दिशा होती है, और जो इधर होता है वो पश्चिम दिशा होती है दोस्त।
इसी के आधार पे हम पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला का अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले हम मैप देखते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो इसमें पूरब ऐसे जब बना लेंगे तो मतलब पूरब जिला, पूरब का मतलब इधर, इधर, इधर का मतलब ऐसे इसको जब बांटेंगे दोस्त, ऐसे इसको बांटेंगे तो इधर जो आएगा इधर वही सबसे पूर्वी होगा। तो देखिए सबसे पूर्वी में यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा बलिया, तो सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया। सबसे पूर्वी जिला दोस्त हो जाएगा हमारा बलिया। अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी जिला, तो दक्षिण में मतलब कि नीचे, नीचे नीचे दक्षिण होता है। तो देखिए दक्षिण में ये ललितपुर और सोनभद्र सबसे दक्षिण में है। तो लेकिन जब इसको देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे दोस्त, तो सोनभद्र, सोनभद्र सबसे हमारा दक्षिणी जिला है। मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर की बात कर लें, उत्तर ऊपर होता है दोस्त। तो ये जो उत्तर होता है ये उत्तर ऊपर होता है। तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा? सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है दोस्त ये हमारा सबसे उत्तरी जिला है। और फिर सबसे पश्चिमी की बात कर लें कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिले की बात कर लें दोस्त, तो सबसे पश्चिमी जिला जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर दिख रहा है, ये मुजफ्फरनगर ये पूरा यहाँ नहीं लगता। मुजफ्फरनगर यहाँ 20 से, तो मुजफ्फरनगर दोस्त यहाँ से इसे देखिए मैप, ये यहाँ इसे यहाँ ये इतना जो यहाँ बच रहा है ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये मैप में गलत दे दिया गया है। यहाँ पर शामली है दोस्त। तो ये जो शामली है हमारा ये सबसे पश्चिमी जिला है। अगर कोई पूछे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हमारा सहारनपुर है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो दोस्त हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? ए बलिया, बी शामली, सी सहारनपुर, डी सोनभद्र। तो हमने अभी अभी देखा कि सबसे पूर्व में जो जिला है दोस्त वह हमारा है शामली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शामली। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी सीतापुर, डी ललितपुर। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है? तो वो हमारा हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनभद्र। सोनभद्र जो है दोस्त यह सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। और ये देखिए सोनभद्र का मैंने मैप लगा दिया है दोस्त। एक मिनट, आप आइए यहाँ, ये देखिए भारत का मैप है। तो भारत में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखिए दोस्त यहीं पर है, ये उत्तर प्रदेश है अपना। ये एक मिनट, हमारा देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये दिख रहा है ऐसे करके, जो ग्रीन में है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश हो गया ये हमारा। और हमें, और देखिए यहाँ पे नीचे जो है, नीचे जो है यहाँ पे हमारा सोनभद्र है। तो सोनभद्र देखिए यही सोनभद्र है, यहाँ जो है ये सोनभद्र है। तो सोनभद्र को हमने यहाँ काट कर देखिए अलग कर लिया है। मतलब ये पूरा जो है ये सोनभद्र है अपना। तो देखिए सोनभद्र किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है? ये देखिए एक मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, बी देखिए छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहा है, यहाँ यहाँ देखिए झारखंड को स्पर्श कर रहा है, यहाँ बिहार को स्पर्श कर रहा है। यानी कि 1 2 3 4, यह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन? सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, वह हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसका सोनभद्र सही जवाब हो जाएगा। यह सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करता है। जो सोनभद्र जिला है दोस्त यह सर्वाधिक कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो यह सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करता है हमारा सोनभद्र। आगे चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 24 जनवरी 2015 को, बी 24 जनवरी 2018 को,
सी 24 जनवरी 1998 को, डी 24 जनवरी 2012 को। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया था, वैसे उत्तर प्रदेश का गठन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्त। तो इसका गठन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। मैंने बताया था इसका ट्रिक कि दो चार लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को बना दिया था, यानी गठन कर दिया था। तो लेकिन इसका जो उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया गया था पहली बार, वह मनाया गया था दोस्त 2018 में, यानी 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था उत्तर प्रदेश का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब स्वीकार किया गया? मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्त, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। मैंने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का प्रथम राजभाषा है दोस्त, वह हमारा है हिंदी। हिंदी है हमारा वह प्रथम जो राजभाषा है, और दूसरा मैंने बताया था कि उर्दू है। लेकिन अगर बात आ जाए कि इसको कब स्वीकार किया गया था, उर्दू को कब लागू किया गया था कि ये द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया था कि द्वितीय राजभाषा के रूप में हमारी जो राजभाषा होगी वह उर्दू होगी। ए 1989, बी 1912, सी 1908, डी 2000 ईस्वी। तो जो उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था वो किया गया था 1989 ईस्वी में दोस्त। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1989 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? जो हमारा उत्तर प्रदेश जो अपना है, ऐसे कुछ इस प्रकार से है दोस्त। अपना उत्तर प्रदेश जो है कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके। तो उत्तर प्रदेश में ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से ले करके और ये सोनभद्र जो है इसकी लंबाई कितनी है। मतलब उत्तर से दक्षिण में ए, ऊपर उत्तर और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई यहाँ से ले करके यहाँ तक कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 412 किलोमीटर, बी 240 किलोमीटर, सी 512 किलोमीटर, डी 729 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 240 किलोमीटर। यानी उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। अब ये देखिए मैंने लिख के लगा दिया है दोस्त कि जो हमारा पूर्वी जिला है वह है बलिया। हमारा जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला। हमारा सबसे पश्चिमी जिला शामली है दोस्त। और जो सबसे दक्षिणी जिला है दोस्त वह है हमारा सोनभद्र। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह दोस्त है 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। और जो पूरब से पश्चिम यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारा है 650 किलोमीटर। अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश, तो 240 किलोमीटर। अगर पूछे पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है तो 650 किलोमीटर। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पूछे सबसे पश्चिमी जिला तो शामली है, अगर पूछे सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर है, अगर पूछे सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न देखिए आ गया उत्तर प्रदेश का पश्चिम से पूर्व में लंबाई कितनी है। ए 650 किलोमीटर, बी 330 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर, डी 310 किलोमीटर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की उसकी लंबाई जो है दोस्त वह है 650 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 650 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है जो ताला के उत्पादन में अग्रणी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ताला का उत्पादन होता है। ए अलीगढ़, डी फिरोजाबाद, सी बरेली, डी कन्नौज। तो दोस्त जो ताला का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है दोस्त, तो होता है अपना अलीगढ़ में। मतलब इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त तो अलीगढ़ हो जाएगा। ये देखिए ताला को मैंने चित्र में लगा दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अब मैं कुछ वन लाइनर लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद कर लें। देखिए दोस्त, जैसे मेंथा तेल
उद्योग। मेंथा का मतलब पिपरमेंट होता है। जो पिपरमेंट होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पिपरमेंट का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पिपरमेंट का जो तेल निकाला जाता है पौधे लगा करके, वो सबसे ज़्यादा तेल जो होता है वो बाराबंकी से, मतलब सबसे ज़्यादा खेती जो होती है मेंथा ऑयल की वो होती है बाराबंकी में। संगमरमर उद्योग मतलब संगमरमर, आप लोग देखे होंगे जो टाइल्स लगाए जाते हैं पत्थर के, वही होते हैं, संगमरमर के बने होते हैं। इनका जो उद्योग है, इनका उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो आगरा में होता है। मैंने यहाँ पर टाइल्स लगा दिए, संगमरमर है दोस्त, आप लोग देख लें। नेक्स्ट, आंवला उद्योग कहाँ है दोस्त? मतलब आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो होता है दोस्तों प्रतापगढ़ में आंवला का। देखिए आंवला मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये आंवला है। आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में। बांसुरी का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वह पीलीभीत में होता है दोस्त। ये देखिए बांसुरी है। आगे चलते हैं दोस्त। टेराकोटा उद्योग, टेराकोटा एक कपड़े होते हैं, ये उद्योग कहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। आभूषण के लिए, जो सोने की चांदी की आभूषण सबसे ज़्यादा है, कहाँ के उद्योग इसका कहाँ होता है? आभूषण का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी में होता है दोस्त। ये देखिए मैंने लगा दिया है चित्र में भी, ये आभूषण है कुछ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे है कि पीतल की मूर्ति का उद्योग कहाँ, मतलब पीतल की मूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त अपना मथुरा। ये देखिए पीतल की मूर्ति है, ये पीतल की मूर्ति ये है। ये भी देखिए श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति है। तो ये पीतल की मूर्ति कहाँ पर होती है दोस्त? सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, सबसे ज़्यादा बनाया जाता है मथुरा में। पीतल के बर्तन कहाँ पर? तो मुरादाबाद में। ये देखिए ये पीतल के बर्तन है, ये कहाँ पर? तो मुरादाबाद में पीतल के बर्तन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर पूछे पीतल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है तो मथुरा, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है तो मुरादाबाद। दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली में प्रसिद्ध है। बरेली उसके लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों बरेली है। चाकू उद्योग मतलब चाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है? रामपुर में। चाकू के लिए प्रसिद्ध है क्या? रामपुर। बोलते नहीं थे पहले, एक बड़ी सी चाकू आती थी उसे रामपुरिया चाकू बोलते थे, रामपुरिया चाकू, यानी वह रामपुर की चाकू हुआ करती थी, उसे रामपुरिया चाकू बोलते हैं। तो चाकू के लिए प्रसिद्ध है कौन सा हमारा? तो रामपुर। दिया सलाई के लिए बरेली। नेक्स्ट, कागज लुदगी, यानी कागज जो पेपर होता है दोस्त, इसको तैयार करने के लिए इसकी लुदगी बनाई जाती है। लुदगी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ? तो सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर में कागज की लुदगी सर्वाधिक बनाई जाती है, सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। और चिकनकारी साड़ी, चिकनकारी साड़ी होती है, इसे साड़ी होता है, उस पर एक डिजाइन बनाए जाते हैं। देखिए डिजाइन बनाए गए हैं, जो इसे करके इसे डिजाइन बनाए गए हैं। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ में प्रसिद्ध है। चिकनकारी साड़ी मतलब जो साड़ी पर डिजाइन बनाई जाती है वो लखनऊ में प्रसिद्ध है उसके लिए। कांच की चूड़ी के लिए किसे जाना जाता है? मतलब कांच की चूड़ी सर्वाधिक जहाँ होती है वो फिरोजाबाद के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद उसके लिए जाना जाता है कांच की चूड़ी के लिए। फिरोजाबाद को दोस्त सुहाग की नगरी कहते हैं। क्यों सुहाग की नगरी कहते हैं? क्योंकि चूड़ी जो होती हैं ये औरतें पहनती हैं। कब पहनती हैं? जब उनकी शादी हो जाती है। तो ये सुहाग की पहचान है, इसलिए इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न में आ जाए कि सुहाग नगरी किसे कहते हैं तो फिरोजाबाद को कहते हैं। कांच की चूड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद में ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्त हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ताला उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है दोस्त। मेंथा ऑयल बाराबंकी। संगमरमर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो आगरा में प्रसिद्ध है दोस्त। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। बांसुरी का उद्योग सबसे ज़्यादा पीलीभीत में होता है। टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। आभूषण के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली है दोस्त। चाकू उद्योग के लिए रामपुर है। कागज की लुदगी के लिए कहाँ है? तो सहारनपुर है। चिकनकारी साड़ी के लिए कहाँ है? तो लखनऊ है। कांच की चूड़ियों के लिए कहाँ है दोस्त? तो फिरोजाबाद है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्त नगरों की उपमा, मतलब किस नगर को किस नाम से और जाना जाता है, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, आइए हम उसको देख लेते हैं। जैसे पंडों की नगरी, तो उसे मथुरा को कहते हैं हम पंडों की नगरी। तो दोस्त मथुरा को पंडों की नगरी कहते हैं। पंडों का मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उसमें जो पंडे रहते हैं, एक इनकी अलग से जाति होती है ब्राह्मणों की।
तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? मथुरा में। इसलिए मथुरा को जो है पंडों की नगरी कहते हैं। घाटों की नगरी वाराणसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत से घाट बनाए गए हैं। देखिए घाट, घाट किसे कहते हैं? जहाँ पर स्नान करने के लिए बनाया जाता है उसे हम घाट कहते हैं। स्नान के लिए घाट बनाया जाता है, या शव को जलाने के लिए, किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ को जलाने के लिए, ये देखिए स्नान करने के लिए बनाया गया है। ये बनारस का सीन है दोस्त, ये बनारस की मैंने कटिंग लगाई है। तो ये बनारस में देखिए सर्वाधिक घाट है, इसलिए घाटों की नगरी इसे कहते हैं। क्रांति की नगरी मेरठ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहीं पर हुई थी। मंगल पांडे ने जो शुरू की थी। मंगल पांडे की बात आ गई तो मंगल पांडे जो थे वे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, बैरकपुर छावनी से संबंधित थे वो। तो दोस्त वो 34वीं इन्फेंट्री के थे और बैरकपुर से वो संबंधित थे, बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। बाद में उनको फांसी दी गई, तो यहीं से क्रांति का शुरुआत हुआ था, मेरठ से। इसलिए मेरठ को क्रांति की नगरी के नाम से जाना जाता है। राम की नगरी, हम जानते हैं कि राम जो अयोध्या में पैदा हुए थे, इसलिए राम की नगरी को, अयोध्या को राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। या राम की नगरी किसे कहते हैं? तो अयोध्या को कहते हैं। ये देखिए अयोध्या है, ये पूरा अयोध्या है। मैंने ये फोटो कटिंग लगा दी है, ये अयोध्या है। ये देखिए जो मंदिर बन रहा है, इसका जो बन गया है मंदिर, उसका ये प्रारूप है। पहले से जो आया था ये प्रारूप उसका है। अब बनकर तैयार हो गया है राम मंदिर। तो राम की नगरी जो है वो अयोध्या में है, यानी अयोध्या को राम नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुक्ति की नगरी, तो वाराणसी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ घाट ज़्यादा होते हैं, 100 ज़्यादा से ज़्यादा जलाए जाते हैं, यानी लोगों को मुक्ति मिलती है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको मुक्त की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? वाराणसी को। नाथ की नगरी, नाथ की नगरी किसे कहते हैं? तो गोरखपुर को कहते हैं नाथ की नगरी। क्यों कहते हैं? जैसे गुरु आदित्यनाथ, यहाँ नाथ पंथ, एक पंथ होता है, एक धर्म होता है कह लीजिए। तो जो नाथ पंथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में रहते हैं, इसलिए हम इसको गोरखपुर को हम नाथ नगर के नाम से जानते हैं। अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए उनके नाम में नाथ जुड़ा है। जो नाथ पंथ के होते हैं उनके नाम में नाथ जुड़ा रहता है। तो ये जो नाथ होते हैं, नाथ नगर किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं दोस्त। छोटी दिल्ली किसे कहते हैं? छोटा दिल्ली, तो छोटा दिल्ली गाजियाबाद को कहते हैं दोस्त। सुहाग नगरी, मैंने अभी पीछे बताया था सुहाग नगरी, तो फिरोजाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चूड़ी का यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, जो सुहागों के लिए स्त्रियाँ पहनती हैं। तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। खुशबुओं का नगर, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ खुशबू होती है, तो कन्नौज है। मंदिरों का नगर वाराणसी है, यानी मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वाराणसी में है। घाट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वाराणसी में है। मुक्ति का शहर कहाँ है? तो वो भी वाराणसी है। खुशबुओं का नगर या खुशबुओं का शहर कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज में इत्र यानी परफ्यूम का जो है यहाँ उत्पादन किया जाता है। ये देखिए परफ्यूम बनाया गया, परफ्यूम का मैंने फ़ोटो लगा दिया है यहाँ पर। जो परफ्यूम बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में वह कन्नौज में बनाए जाते हैं, इसलिए कन्नौज को खुशबुओं का शहर या खुशबुओं का नगर कहते हैं। बागों का नगर, सबसे ज़्यादा बाग कहाँ पर है? तो वह लखनऊ में है। सबसे ज़्यादा बाग, इसे बागों का नगर कहते हैं। यहाँ के शहर जो हैं वो भी बागों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ के जो शहर हैं, कुछ शहर में बता देता हूँ, जैसे चार बाग, यहाँ जो है वो चार बाग है, आलमबाग है। तो ऐसे इस नाम भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बाग ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। और ये जो लखनऊ है दोस्त, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो ये गोमती नदी पर स्थित है। कोई पूछे तो गोमती नदी के तट पर, मतलब गोमती नदी के किनारे। पूछ ले लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो दोस्त गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी घाघरा, सी सरयू, डी गोमती। तो दोस्त ये मैंने कटिंग ले ली है, ये मैंने कटिंग लगा दी है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ सकें। ये देखिए अयोध्या है, ये अयोध्या है, ये किस नदी के किनारे? ये नदी यहाँ से प्रभावित हुई है, यहाँ से नदी ये बह रही है। तो जो अयोध्या है दोस्त, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा शरीफ की दरगाह है?
ए बाराबंकी, बी अंबेडकर नगर, सी आजमगढ़, डी अयोध्या। तो जो किछौछा शरीफ की दरगाह है वह हमारा है अंबेडकर नगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर नगर। ये देखिए मैंने इसका फोटो लगा दी है। इसे किछौछा जब जाएंगे आप अंबेडकर नगर के किछौछा नामक स्थान पर, वहाँ पर जो है किछौछे शरीफ की दरगाह है। और एक प्रश्न और अंबेडकर नगर से बनता है दोस्त कि गुरु गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला जो लगता है वो भी अंबेडकर नगर में लगता है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्त, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश जीके में। नेक्स्ट, प्रयागराज में किस वर्ष महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। ए 2027 में, बी 2025 में, सी 2030 में, डी 2024 में। तो जो महाकुंभ मेला है दोस्त 12 वर्षों के बाद लगता है। तो इसका आयोजन अब कब होगा, तो 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे, प्रयागराज में। प्रयागराज में अगर पूछे कि किस वर्ष अब महाकुंभ मेले का आयोजन होगा तो 2025 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में किया जाता है। तो हमारा ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी गाजियाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। वाराणसी बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। जैसे आज हमने पढ़ा वाराणसी के लिए घाट, नगरों की घाटी, मतलब घाटी, घाटों का नगर कहते हैं इसको, मुक्ति नगर इसको कहते हैं। फिर हमने देखा रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। तो इसी तरह इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्त। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ए बारहसिंहा, बी पलाश, सी एक वृत्त में तीर धनुष और 2 मछलियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है दोस्त वह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक वृत्त में तीर धनुष और 2 मछलियां। बारहसिंहा जो है दोस्त ये पशु है, राजकीय पशु है। ये बारहसिंहा जो है राजकीय पशु है। पलाश जो है राष्ट्रीय पुष्प है दोस्त, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सॉरी, राष्ट्रीय पुष्प नहीं, राजकीय पुष्प। अगर पक्षी की बात कर ले तो पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है दोस्त वो है सारस। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त हो गया दोस्त, एक वृत्त हो गया बड़ा सा, और इसमें देखिए ये तीर धनुष है, ये तीर धनुष है और 2 मछलियां हैं। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है तो आप बता सकते हैं एक वृत्त में तीर धनुष और 2 मछलियां। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। तो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्त। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्त। यदि हमारे चैनल पर कोई नया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्त। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त।